Guys, this is Komal from Stripe Coaching Hub, and we are starting with new unit. And first chapter is that unit is ecology, and first chapter is organism and population. So let's start it. इकोलॉजी मीन्स क्या होता है? इकोलॉजी इकोज वर्ड से आया। इकोज मतलब कि होम और लॉजी मतलब स्टडी। तो हम अपने घर की स्टडी करेंगे। घर क्या है हमारा? यस, हमारी अर्थ। तो उसके बारे में हम पूरा जानेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ भी, आपका यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, कोई भी बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक जितने भी आते हैं वो सब ऑर्गेनिज्म है। कोई भी स्पीशीज़ ऑर्गेनिज्म। एंड पॉपुलेशन क्या होती है? वो स्पीशीज़ जो कि सेम हो, सब सेम दिखे और एक स्पेसिफिक एरिया में रहती हो। जैसे कि दिल्ली में एक डॉग्स की पॉपुलेशन कितनी है, ह्यूमंस की पॉपुलेशन कितनी है, इंटरब्रीड कर सके आपस में, ठीक है। डैट इज़ ए पॉपुलेशन। और अलग अलग होगी, ऐसे नहीं है डॉग और सब कैट वगैरह सबकी मिलाकर बोले। डॉग एक अलग पॉपुलेशन है और हमारे ह्यूमंस की एक अलग पॉपुलेशन है। फिर आता है कि सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? तो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ठीक है। अब सेल बेसिक यूनिट है, ये सबको पता है। उसके बाद में आता है कि सेल को हम जोड़े तो क्या बनता है? तो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है। एक छोटा सा सेल है, उसको बहुत सारे लिया तो हमने टिश्यू बनाया, उससे बहुत सारे लिए स्पेसिफिक तो एक ऑर्गन बना। कोई भी हो सकता है, आपके स्टमक, हार्ट, लीवर, पेनक्रियास सब एक ऑर्गन है सॉरी। और उन ऑर्गन्स को हम अगर मिलाते जाए तो एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, ईसोफेगस आपका स्टमक है, एंड योर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड सब कुछ आ गया उसमें। तो ये जो है एक फूड पाइप बन गई ना, वो एक पाइप ही तो है। तो इनके छोटे छोटे ऑर्गन्स को मिलाया तो एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब उन ऑर्गन सिस्टम को मिला, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सबको मिलाए तो हमारा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, वो कि हम है। हमने हमें माना है, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है। तो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या, मतलब सबसे छोटी यूनिट जहाँ से इकोलॉजी शुरू होती है, तो वह ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म को हम मिलाएंगे तो पॉपुलेशन बनेगी। जैसे कि ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, आपका डॉग भी ऑर्गेनिज्म है और आपकी कैट भी ऑर्गेनिज्म है। तो हमने माना है ह्यूमंस को, तो हम ह्यूमंस को हम सारे, अगर बहुत सारे ह्यूमंस हम साथ में ले लें तो वो एक पॉपुलेशन कहलाएंगी। अब क्योंकि यही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं ना। अब दिल्ली का बंदा चाइना के साथ इंटरब्रीड, चाइना छोड़ो, अमेरिका के बंदे के साथ कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन है। ऐसा नहीं है ना कि एक डॉग एक ह्यूमन के साथ कर सके ना। इसलिए पॉपुलेशन वही होगी जो सेम अपनी स्पीशीज़ में ब्रीडिंग कर सके, ठीक है। फिर हमारी बनती है, हम बहुत सारी पॉपुलेशन को मिला दें, जैसे कि अलग अलग पॉपुलेशन के, डॉग की पॉपुलेशन, कैट की पॉपुलेशन, रैट की, आपकी स्पैरो की, एंड फिश, स्नेक, सब की मिला दे, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं। तो हमारी बनती है कम्युनिटी, ठीक है। इन सबको मिला के कम्युनिटी बनने के बाद में क्या होता है? फिर आता है आपका ये कम्युनिटी में लिविंग फैक्टर्स हम करते हैं कंसीडर। अगर हम कम्युनिटी के साथ साथ नॉन लिविंग फैक्टर्स भी ले लें, जैसे इसमें हम लिविंग लेते हैं तो हमने लिविंग थिंग्स ले ली प्लस नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि आपका वाटर है, टेम्परेचर है, एंड योर लाइट है, एंड योर सॉइल है। हमने इनको कंसीडर कर लिया तो वो इकोसिस्टम कहलाएगा, ठीक है। और इकोसिस्टम बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब अगर बहुत बड़े एरिया में एक इकोसिस्टम हो तो उसे हम बायोम बोलते हैं, ठीक है। अब वो बायोम जैसे आपके एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं यहाँ नहीं करवा रही, ठीक है। डेजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा, योर टेम्परेट, ट्रॉपिकल, कॉनिफेरस, उसमें सिर्फ आपको याद करने की ज़रूरत है कहाँ पे क्या है। बोर्ड्स वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर हम बायोम को मिला दें, सारे बायोम्स को, तो बायोस्फीयर बन जाता है। बायो मतलब लाइफ, स्फीयर मतलब गोला, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे, है ना। हमारी अर्थ एक स्फीयर है, सो इसे हम बायोस्फीयर बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। फिर आपका आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो चीज़ें आती है। तो हम
सबसे लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को एबायोटिक जी बोलते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एबायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे हमारे। तो एबायोटिक फैक्टर जो आपके एनसीईआरटी में आपको पढ़ने वो 4 है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, और बायोटिक में ये सब पढ़ना आपको। तो यहाँ पे सिर्फ ये इतना इंपॉर्टेंट दिखा रही हूँ, मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स में नहीं आता, बस आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ठीक है। जैसे कि सबसे मोस्ट रेलेवेंट फैक्टर कौन सा है जो सब पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, तो मोस्ट रेलेवेंट टेम्परेचर है, ठीक है। ये नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, पोल्स पे जाते जाते कम हो जाता है, ठीक है। सर नेक्स्ट आपकी टर्म है यूरीथर्मल। यूरीथर्मल मतलब यूरी मतलब कि वाइड और थर्मल मतलब टेम्परेचर, जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी रेंज के टेम्परेचर को झेल सके। जैसे हम ह्यूमन्स हैं, हम यहाँ पे डेजर्ट जैसे रेगिस्तान जैसे में भी रह सकते हैं, और आपके जितना ठंडा कॉनिफेरस रहता है टुंड्रा वहाँ पे भी रह सकते हैं। तो वी आर, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक मैकेनिज्म है इसलिए। अब नेक्स्ट आपका आता है स्टेनोथर्मल, जो कि एक नैरो रेंज को में ही रह सकते हैं। अब पोलर बियर वहीं पे रह सकता है आपका, यहाँ पे नहीं रह सकता। आपका जो कैमल है वो यहीं रह सकता है, डेजर्ट में ओटी नहीं जा सकता, तो वो स्टेनोथर्मल में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है वाटर। तो वाटर में भी 2 टर्म है, यूरी मतलब वाइड और स्टेनो मतलब नैरो। तो यूरी हेलाइन मतलब कि जो वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी को, सोल्ट की कंडीशन है तो उसको झेल पाएँ, और जो कम सेलिनिटी को झेल पाए वो है स्टेनोथर्मल, ठीक है। जैसे कि आपकी जो सी में ज़्यादा फिशेस रहती है वो यूरी होती है, वो बहुत ज़्यादा सेलिनिटी को टॉलरेट कर पाती है एज़ कम्पेयर टू योर पॉन्ड फिशेस। नेक्स्ट आपका आता है कि ये आपको शायद डाटा पता हो, आपको नहीं पता होना चाहिए, बस एक बार देख लो, ये वाटर में दे रखा है इंपॉर्टेंट में। फ्रेश वाटर का लेस देन 5 पार्ट्स पर ट्रिलियन होता है, कंसीडर जो उसमें अमाउंट होती है सॉल्ट की, तो उसे फ्रेश बोलते हैं। और सी वाटर में 30 to 35 एंड योर हाइपर सेलोन लगून्स में 100 से ज़्यादा होती है। फिर आता है आपका लाइट। तो लाइट कैसे इफेक्ट डालती है, लाइट एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फोटोसिंथेसिस, खाना कैसे बनाएंगे प्लांट्स, लाइट से बनाते हैं। और फोटो पीरियडिज्म मतलब कि आपकी लाइट कैसी मिलती है प्लांट को, तो वो उसकी प्लांट की फ्लावरिंग पे डिपेंड करती है, उसकी लाइट लाइट कैसी मिलती है उस पर उसकी फ्लावरिंग डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि आपके समर्स में अच्छे फ्लावर होते हैं, विंटर में बहुत कुछ स्पेसिफिक होते हैं, तो जिस हिसाब से लाइट मिलती है उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाते हैं। एनिमल्स में कैसे करते हैं, कुछ लोग डाइथर्मल होते हैं, मतलब कि जैसे कि आपके दो टाइम में आने वाले, ठीक है, उसको। और फोरेजिंग मतलब कि कई लोगों को खाने पर डिपेंड करता है कि हाँ सुबह है तो वो खाएंगे, नहीं है तो नहीं खाएंगे। मेटिंग की एनिमल्स की जो मेट करते हैं वो भी लाइट पर डिपेंड करता है, और माइग्रेशन भी लाइट पर डिपेंड करता है। माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। फिर सोयल में आपके आता है कि सोयल में ये है कि सोयल किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो वो क्लाइमेट पे करती है। क्लाइमेट क्या होता है कि एक जगह का वेदर पूरा साल का कैसा है, एवरेज, ठीक है। आज का टेम्परेचर मानो 40 है, कल का 35 था, जैसा भी था। और एक सर्दियों में हमारा टेम्परेचर 18-15 तक चला जाता है। तो एवरेज जहाँ का क्लाइमेट देखा जाए कि हाँ यहाँ पे गर्मी रहती है, इस टाइम पे सर्दी रहती है, वो क्लाइमेट है, ठीक है। और वेदरिंग ऑफ सॉइल का टूटना, सेडिमेंटेशन आपको पता है ना, लेयरिंग वगैरह सेडिमेंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट आता है कि सॉइल की डिकम्पोजिशन कैसी है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको समझ भी नहीं आए इट्स ओके, आप बस ये टर्म देख लेना, यूरी और स्टेनो वाली, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें हम पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेशन और कॉम्पिटिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रिस्पॉन्स कैसे करती है बायोटिक फैक्टर की तरफ, मतलब कि जो लाइट वगैरह है उनकी तरफ। तो एक कंडीशन आती है होम्योस्टेसिस, ये नाम आपको याद रखना। होम्योस्टेसिस मतलब होता है कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, चाहे वो कैसे भी तरीके से हम करें, ठीक है। तो हमारे बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना, और ऑस्मोटिक प्रेशर करना, और एक पीएच करना। आपको पता है ब्लड का पीएच थोड़ा न्यूट्रल होता है, वो हमें मेंटेन बफर सॉल्यूशन की वजह से हम करते हैं। एसिड बफर आपने पढ़ा होगा ना, जिससे कभी H+ आयन ज़्यादा हो जाते, कम हो जाते, वो मेंटेन करना ज़रूरी है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि आपकी जो सेल्स है वो स्वेल ना कर जाए या फिर श्रिंक ना कर जाए, इसलिए एक पक्का ऑस्मोटिक सॉल्ट की कंसनट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड
इन द सेल एक ऑस्मोटिक में रहनी चाहिए, वरना तो वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में चले जाएंगे। तो उसको मेंटेन करना, और थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को जो आपका नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस है उसे मेंटेन करना। ये सब मेंटेन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी के जो एंजाइम्स है जो बेस्ट फंक्शनिंग करते हैं वो इन्हीं चीज़ों पे करते हैं, इसलिए हम करते हैं। तो ये है जो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं, मतलब कर पाते हैं, वो होते हैं रेगुलेटर्स, और जो नहीं कर पाते वो है कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो अब रेगुलेटर कैसे कर लेते हैं? इंटरनल, हम वार्म ब्लडेड है, ठीक है, कैसे याद रखना है कि हमें जवानी है, गर्म खून है, ठीक है, ऐसे याद रख लो, वार्म ब्लडेड हम, ठीक है। तो हम मेंटेन कर लेते हैं अपना इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इसमें मैमल्स, बर्ड्स ये आ जाते हैं, और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। आपको आई होप आपने 11th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर बेसिक आइडिया नहीं है तो एनिमल किंगडम भी हम जल्दी करेंगे, ठीक है। और इसमें वो क्या करते हैं, वो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन जैसे कुछ लेते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, गर्मी है तो हम ज़्यादा स्वेट करते हैं, और सर्दी है तो हम शिवर करते हैं। स्वेट क्यों करते हैं? ताकि बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन कर सके, और शिवर क्यों करते हैं? ताकि बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा गर्म कर सके। प्लांट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, ठीक है। तो और जो आपके कॉन्फॉर्मर्स 99% इसी में आते हैं जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं कर पाते, बाकी के जी। और वो क्या करते हैं, जैसा बाहर का टेम्परेचर है वैसे ही कर लेते हैं। 99% इसमें क्यों आते हैं? आप बोलोगे बेस्ट रेगुलेटर है, क्योंकि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर लेना मतलब अच्छे से रह लेना। तो फिर ये इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मतलब इतनी एनर्जी खर्च होती है, उनके पास इतना नहीं है, वो बस खाना पीना अपना देख सकते हैं, इन चीज़ों में एनर्जी नहीं लगा सकते। सेकंड थिंग आपके माइंड में आ सकती है कि कॉन्फॉर्मर ज़्यादा अच्छे हैं ना, अच्छा है कि हम सर्दी है तो सर्दियों में एडजस्ट हो जाएंगे, गर्मी है तो गर्मी में रह जाएंगे, तो फिर इससे अच्छा ये होगा कि सर्दी में कोई इंसान मरेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, मतलब ये है कि अगर आप मैं एक कैमल को लूँ तो वो गर्मी है तो वो रेगिस्तान के टेम्परेचर वैसे तो वो मेंटेन कर लेता है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ। ऐसा कोई एनिमल है जो कि वहाँ पर रहता है, तो अगर उसे मैंने 47 डिग्री सेल्सियस में ले लिया तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना हो गया। अब मैं उसे जाके अंटार्कटिका वगैरह में लेके चली जाऊँ जहाँ पर टेम्परेचर आपके 0 डिग्री तक होते हैं, तो उसके बॉडी का जो ब्लड है वो तो जम जाएगा ना, तो बाद में वो मर जाएगा, वो रह ही नहीं पाएगा। इसलिए रेगुलेटर अच्छे हैं। हम जहाँ पे जाएंगे तो हम वहाँ पे कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए हमारे पास होगा, हम रेगुलेट करेंगे, हमारी बॉडी एनर्जी को खर्च करेंगे ताकि हम वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। इसलिए रेगुलेटर अच्छा है कॉन्फॉर्मर से, ठीक है। अब आता है आपका ये ग्राफ, सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए। कॉन्फॉर्मर्स जो कि आपका जो इंटरनल लेवल है वो किस हिसाब से चेंज करते हैं, जो एक्सटर्नल लेवल ऑफ टेम्परेचर है। रेगुलेटर जिन्हें भाड़ में जाए, एक्सटर्नल लेवल क्या है, हम तो 37 डिग्री में करेंगे, चाहे एसी चलाए, चाहे कूलर चलाए या हीटर चलाए, सर्दियों में हम 37 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करेंगे। पार्शियल रेगुलेटर क्या होते हैं? पार्शियल मतलब आधा रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, आधा कॉन्फॉर्मर्स की तरह। कुछ टाइम तक तो वो कॉन्फॉर्मर हो जाते हैं, उसके बाद में वो रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप हमारी बॉडी से हीट रिलीज होती है या फिर गेन होती है, वो फंक्शन होता है सरफेस एरिया का, ठीक है। और सरफेस एरिया आप सिर्फ ये याद रखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे कंपैरिजन में मेरा ज़्यादा सरफेस एरिया एक ह्यूमन का या फिर एक लिजार्ड का, तो वो लिजार्ड का होगा। जो छोटे होते हैं ना एनिमल्स, उनके सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अगर आपको ये याद ना हो तो कर लो, अगर ये आपको ना समझ में आता हो तो। और उनका वॉल्यूम है वो कम होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपकी ये फ्लाइज होती है ना नॉर्मल, ठीक है, ये क्या करती है, अपने बॉडी के जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी डाउन कर लेती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉस कर देती है अपनी हीट को, ठीक है, उड़ने में। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि बर्गमैन्स रूल्स, आपको नाम याद नहीं रहा तो इट्स ओके, आपको ये सिर्फ समझना है। इसमें क्या होता है, जो स्मॉल एनिमल है वो इसीलिए नहीं पाए जाते पोलर एरियाज़ में। पोलर मतलब ठंड के एरियाज़ में। अब ठंड में पहले ही ठंड है, ऊपर से एक छोटा जानवर है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, और वो क्या करता है, अपनी बॉडी को हीट को लूज़ करता है। पहले ही उसे गर्मी चाहिए क्योंकि वो ठंडे एरिया में, और अगर वो छोटा है तो वो हीट लूज़ करता है, इसलिए वो छोटे एनिमल्स हमारे ठंडे एरिया में नहीं पाए जाते। देखो होगा पोलर वगैरह को, ये एनिमल्स नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, वैसे तो मैं कोई बना नहीं पाई इसलिए मैंने बना दिया जनरल। आप इसे पांडा वांडा माना स्नोमैन मान लो, ठीक है। अब
वो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो आराम से रह पाते हैं, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में। ठीक है, आपको ये नाम याद रहे ना रहे, बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्योंकि बोर्ड्स में एलेंस रूल है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन किया था, आपको इसका ये पता होना चाहिए। अब सेकंड वाला क्या करता है एलन रूल, कि जो एक्सट्रीमिटीज़ है, मतलब कि जो आपकी ये एंड की जो जैसे चीज़ होती है, जैसे आपकी नोज़ है, पाम है, फिंगर है, फीट की, हाथों की, तो वो है, वो क्या कर लेती है, वो छोटी हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, वो एक जो नॉर्मल आप देखोगे ना जो चलता है ना, वो वाइट कलर वाला बियर जो होता है आपका सर्दियों में, उसके हाथ वगैरह बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, नाक बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, इसलिए वो क्या क्यों होती है, क्योंकि ताकि उनकी जो जैसे कि हमारे ये पाम है, इन्हीं से ज़्यादा वो होते हैं ना हीट लॉस, तो इसलिए वो छोटी कर दी जाती है। ठीक है, इसीलिए। और यही है कि कोल्ड में आपके अच्छे से गोलू मोलू लोग रहते हैं। हॉट है, हॉट मतलब कि मस्त है गर्मी, तो पतले लोग, ये मान लो आपकी जो कि जिनकी लंबी टांग हो, लंबी नाक हो, ऐसे लोग रहते हैं। अब स्ट्रेसफुल कंडीशंस में क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या होती है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर पाते हो, जैसे कि आप सर्दियों में कोई एनिमल क्या करता है, वहाँ से चला जाएगा ताकि गर्मियों में अपनी स्लीप के लिए चला जाएगा, जिससे कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सके, ऐसी कंडीशन जिसमें जो उसकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है उस टाइम पे, तो उसे स्ट्रेसफुल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, माइग्रेशन और सस्पेंशन दो चीज़ें आती है। माइग्रेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक बर्ड है जो कि सर्दियों में क्या होता है, वो किलाडो नेशनल पार्क है ना राजस्थान में, भरतपुर के, वहाँ पर आ जाता है साइबेरिया से, उसे साइबेरियन क्रेन कहते हैं। ठीक है, वो वहाँ से आता है सर्दी में, उसके अंदर मैकेनिज्म होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, उसे कैसे पता है, ये हमें नहीं जानना, बस अपने जैसे सर्दी आती है वो अपने आप को यहाँ पे अपने राजस्थान के भरतपुर में यहाँ पे लेके आ जाता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, और सस्पेंशन में क्या आती है, चार चीज़ें आती है, स्पोर फॉर्मेशन, एस्टिवेशन, हाइब्रिनेशन एंड डाइपोज। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जो लोअर जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, आपके जो प्लांट्स होते हैं छोटे मोटे, ये क्या करते हैं, अपनी जो मेटाबॉलिक रेट आपको पता है ना, ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन ऑफ फूड, जो मेटाबॉलिक खाने को कैसे तोड़ते हैं, उनको ना बहुत कम कर लेते हैं। अगर आपके पास खाना नहीं मिल रहा तो आपके ये है कि वो मेटाबॉलिक रेट वो डाउन कर सकते हैं, उनके अंदर मैकेनिज्म होता है जिसके, और वो क्या करते हैं, एक स्पोर फॉर्म कर लेते हैं अपने बॉडी के अराउंड। फिर आपका आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन मतलब कि हाई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चलो सो गई, तो वो आपकी स्नेल और फिशेज होती है। हाइबरनेशन में सर्दी ज़्यादा है तो हम सोने चले गए, जो कि आपका बियर करता है। डाइपोज में क्या होता है, डाइपोज में होता है कि हमने हमारी डेवलपमेंट रोक दी है। ठीक है, तो रोक दी मतलब कि कोई बॉडी में आपकी रिएक्शंस नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, तो वो कौन कर पाते हैं, आपके जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, जो कि आपके पानी में रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। ये वैसे मुझे आपको थोड़ा पहले बताना चाहिए था, आई एम सॉरी, बट मैं आपको बता देती हूँ। हमें अडेप्टेशन में तीन चीज़ें पढ़नी है, बिहेवियल, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। बिहेवियर में क्या होता है, अब हमने जो पढ़ी, माइग्रेट कर गया, सस्पेंड कर गया, तो वो क्या थी, सस्पेंड में हमने चार चीज़ें और पढ़ी, स्पोर फॉर्मेशन, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, डाइपोज। तो वो क्या था, बिहेवियर था ना उनका, कि उन्होंने ये कर लिया, ये कर लिया। अब एक और आती है आपकी डेजर्ट लिज़ार्ड। वो क्या करती है कि जब बॉडी का टेम्परेचर से उसका कम होता है तो वो हमारे सन की धूप लेने लग जाती है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो शेडी एरिया में चली जाती है। ठीक है, और एक आता है, कई जो एनिमल्स होते हैं वो पानी लॉस को बचाने के लिए बरोज़ में, खड्डों में रहने लग जाते हैं आपके। ठीक है, गड्ढों में, सॉरी, वो जो होते हैं ना अंदर जाके। और फिजियोलॉजिकल आता है, फिजियोलॉजिकल में ये हमने पढ़ लिया था, शिवर एंड स्वेटिंग हमारा। प्लांट में क्या आता है, ये नहीं आता, सॉरी, प्लांट में सिर्फ कैम्प साइकिल आती है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, आई होप आपको थोड़ा बहुत पता हो कैम्प साइकिल का। फिर आता है आपका कैंगरू रेट, इसका इम्पोर्टेंट है, ये क्या कर लेता है, अगर इससे पानी बचाना हो तो अपने जो जैसे कैमल के हम्प होता है उसमें भी यही होता है कि वो जो फैट स्टोर होता है, जिससे कि वो ऑक्सीडेशन करके पानी फॉर्म कर लेता है और वो कई टाइम तक रह सकता है। ऐसे कैंगरू रेट में भी होता है। और अपने बॉडी के जो
वाटर है वो अपने जो कॉन्सेंट्रेट कर लेता है अपने यूरिन को, ठीक है। ये कैंगरू रेट की है। और एल्टीट्यूड सिकनेस में इसमें ही आती है फिजियोलॉजिकल, मतलब चेंज ही कर लिया अपने बाप को। अब क्या हो जाता है, जैसे कि अब जो एल्टीट्यूड सिकनेस है वो तो हम लोगों को होती है अगर हम पहाड़ी एरिया में जाए, बट वहाँ के लोग हैं वो वहाँ पे इतना टाइम रहते हैं तो उनकी बॉडी में चेंज आता है। क्या हो जाता है, ब्रीथिंग रेट हाई हो जाता है, आरबीसी काउंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। ज़्यादा आरबीसी होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगी उनके ऊपर जाके, तो फिर वो ज़्यादा बाइंड नहीं, आई मीन उसके ऊपर रह पाएगी और वो ज़्यादा अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। और जो जो आपकी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी O2 से वो कम हो जाती है। आप बोलोगे तो ज़्यादा होनी चाहिए, अगर आपका हीमोग्लोबिन आपकी O2 को छोड़ेगा ही नहीं तो आपके ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी ना, ऐसे इसलिए वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से दिखने में कैसी है। तो इसमें जो आपके जो कैमल के जो पैर होते हैं, देखा होगा आपने कैसे धंसे होते हैं, वो उसी हिसाब से डिज़ाइन होते हैं ताकि वो चल पाए वहाँ पे। आपकी जो डेजर्ट में जो आपका पंछी है, जो आपका जो ये डेजर्ट प्लांट होते हैं ना कैक्टस वगैरह, उनका जो लीव्स है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब पंछी अभी एक उसी की कैटेगरी का आता है, उसी में आते हैं ये कैक्टस वगैरह। तो जो स्टोमेटा है वो शंकन हो जाते, छुप जाते हैं ताकि हमारा वाटर लॉस ना हो। और प्लांट क्या करते हैं, थिक क्यूटिकल बना लेते हैं, वो एक लेयर होती है वैक्सी लेयर, जिससे कि ट्रांसपीरेशन जो वाटर लॉस होता है ना वो कम हो जाता है। अगर मान लो कि आपकी बॉडी पे हम मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं ना, वैसा ही उनके साथ होता है ताकि उनकी ड्राई ना हो लीव्स। तो वेजलिन वगैरह मानो आपने प्लांट की पत्ती पे लगा दी, ऐसा कुछ क्यूटिकल करती है। इसके बाद में हमें ना पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स पढ़ने हैं। इसमें आपके जो नेटेलिटी मोर्टेलिटी वगैरह आती है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि नेटेलिटी क्या होती है। चेंज अपॉन में जो टोटल होता है पर 1000 के हिसाब से हम देखते हैं इसे, ठीक है। तो जैसे कि आपके नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन की जो हज़ार बंदों की कि हमने अगर अलग अलग लिए तो वहाँ पे कितने हुए, ठीक है। वैसे हम इसे नेटेलिटी रेट को देखते हैं। तो मानो पहले 1000 बंदे थे, हमने एक पॉपुलेशन में से निकाले, अब उनको बच्चे हुए जो भी हुए उनमें से 200 एक साल में कर पाए ब्रीड, तो 1200 हो गए। तो चेंज, अब मैंने पूछा आपसे परसेंटेज बताओ, नेटेलिटी रेट बताओ, तो चेंज कितना हुआ, 1000 से 200 1200 हो गए, तो 200 हमने लिखे और टोटल जितने थे तो ये इतने परसेंट आ गए, 0.2%। ऐसे ही सेम इसमें होता है, बस इसमें डेथ हो जाती है तो इसमें कम होते हैं, ये याद रखना। अब 1000 से 900 हो गए, अब आपको 900 को तो ऊपर नहीं रख सकते ना, 900 थोड़ी ना मरे, 900 तो जिंदा है, तो 100 गए, वो चेंज था तो 100 अपॉन में 1000, तो ये 0.1 आपकी मोर्टेलिटी रेट हो गई। आपके आते हैं कि फिर ये सेक्स रेशो, तो नंबर ऑफ फीमेल्स मेल्स के ऊपर 1000 मेल्स के ऊपर कितने, ये आपके आते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि इतने हैं, ये तो कम है कि फीमेल्स की कमी है इंडिया में, इतने कम है कि 16 कम है, 15 कम है, आप देख लेना डाटा, मुझे याद नहीं है, बट वो पर 1000 के ऊपर बताते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया हमारे में सबको, अगर हमें इतनी पॉपुलेशन को ले 137 करोड़ की, तो 3-4 मतलब 5-6 करोड़ फीमेल्स कम है, नहीं, वो ऐसे बताते हैं ना कि पर बंदे 17 ऐसे कम, मतलब कम है, ऐसे वो बताते एक डाटा से, तो वो पर 1000 लिया जाता है, आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। अब एज पिरामिड आते हैं। एज पिरामिड में क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव मतलब कि जो बच्चे वगैरह होते हैं छोटे, रिप्रोडक्टिव हम लोग आते हैं जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है। पोस्ट में वो जो कि नहीं कर पाएंगे बच्चे पैदा, ठीक है। तो ये एज पिरामिड 3 टाइप के होते हैं आपके। एक्सपेंडिंग मतलब जो बढ़ता ही जाए, तो उसमें क्या होगा कि मानो अब नेक्स्ट जनरेशन कौन सी रिप्रोडक्टिव बनने वाली है आपकी, प्री रिप्रोडक्टिव। तो प्री रिप्रोडक्टिव बहुत सारे हैं, जैसे मोमेंट्स में होता है बहुत सारे बच्चे पैदा कर मतलब होते हैं ना उनके, तो इसलिए उनकी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं बताना चाहती थी, बस मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव जो बच्चे हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव, तो वो हमेशा एक्सपेंड नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आपके अब प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इक्वल है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो अगर ये मेन है, ये अगर दोनों इक्वल है तो वो स्टेबल है। जैसे कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन ये ऐसी है, ठीक है, और बाकी जो स्टेबल कंट्रीज़ है उनकी कुछ ऐसी है, ताकि
उन्हें पता है कि हाँ ये सबसे बेस्ट होता है वैसे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका जैसे कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे तो ऐसे ही हालत हो गई है कि वो स्कीम चलाई थी कि दो मतलब एक पर्सन को एक ही बच्चा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट वहाँ की अलाउड नहीं करती, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसा करते करते वहाँ पे रिप्रोडक्टिव में तो ज़्यादा आ गए, बट जो बूढ़े हो गए अब जिनके तो उनकी एज कम हो गई, और तुमने आने वाली जनरेशन को ही रोक दिया तो वो भी कम हो गए। तो ये दोनों अच्छे नहीं हैं, ये किसी भी कंट्री के लिए ये अच्छे हैं। तो इसकी आपको शेप याद रखनी है, ट्राइगोनल शेप होती है, ये बेल की जैसे है, ठीक है, ऐसे मानो घंटा लगा दिया उल्टा, और ये अर्न शेप है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ किस किस पे डिपेंड करती है, तो वो प्रीडेशन पे करती है, किस तरह से है, मतलब खतरा कितना है किसको, और बाद में वेदर वगैरह पे करते हैं। तो नेटेलिटी आता है, पहले हमने पढ़ी थी नेटेलिटी रेट में हम 1000 पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नेटेलिटी है, तो नंबर ऑफ बर्थ कितने गिवन टाइम में, अगर मैं आपको 2 साल का पूछूँ 3 साल का पूछूँ, इसमें कोई ये नहीं है पर ईयर, इसमें एक कोई टाइम में है, ठीक है। और मोर्टेलिटी में डेथ कितनी एक पीरियड ऑफ टाइम में। इमिग्रेशन में मैं आपसे पूछूँ 6 महीने में कितने लोग आए यहाँ पे, एमिग्रेशन मतलब कितने लोग गए यहाँ से। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम एन से करते हैं डिनोट, उसमें कैसे चेंज आएगा, या तो प्लस होगी जब कोई आए यहाँ पे, और प्लस होगी अगर किसी का बर्थ हो। यहाँ पे नेटेलिटी को हम कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं, याद रखना एन से नहीं करते, है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और इमिग्रेशन मतलब चला गया, और डेथ हो गई तब भी चले गए, तो ऐसे पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि जो इमिग्रेशन प्लस बर्थ है वो ऐड करते हैं माइनस एमिग्रेशन प्लस डेथ। अब बर्थ क्या होता, अब देखो बी, स्मॉल बी और कैपिटल बी में डिफरेंस है। आपका जो स्मॉल बी है वो जो हमने अभी देखा था वो बर्थ रेट है, नेटेलिटी रेट, तो वो हमने एक 1000 पे लिया था लोगों पे, और वो 1 ईयर का था। और नेटेलिटी क्या है, सिर्फ हमें नंबर ऑफ बर्थ कितने ये जानने, इसमें हमने कोई भी स्केल नहीं ली कि इतने कंपैरिजन में हम देखें और कितने टाइम में देखें। तो ये बी और बी का ध्यान रखना आप, ठीक है। और बस पूरे चैप्टर में जो सबसे मस्त इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ग्रोथ मॉडल्स है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ई एंड आई को, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन को कंसिडर नहीं करते, आप अच्छे से देख लो ये। तो 2 तरफ की ग्रोथ हो सकती है, या तो आपकी एक्सपोनेंशियल होती है, मतलब एक्सपोनेंशियल होती है सपनों की दुनिया, उसमें क्या होता है कि कोई भी आपको लिमिटेशन नहीं है, कितना भी खाओ, किसी की भी जरूरत नहीं है, ना मरने का डर है, ना कोई कॉम्पिटिशन है, मतलब तुम्हारी लाइफ सेट है, मतलब मैंने बोल दिया ये लो मैंने तुम्हें एक अमीर घर में तुम्हें रख दिया, आराम से खाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरने का डर नहीं है, किसी की डांट का डर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, पैसे कमाने की प्रॉब्लम नहीं है किसी की भी चीज़ की। तो वो है एक मस्त दुनिया जो कि सपनों की दुनिया है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी इक्वेशन पढ़ी थी, ये वाली इक्वेशन, नेटेलिटी इज इक्वल्स टू बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन प्लस डेथ, ठीक है। तो मैंने बोला आपको इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को हम कंसिडर नहीं करते, तो एन इक्वल्स टू बी प्लस डी हो गया, ठीक है। तो हमने और डी एन बाई डी टी को इस डायरेक्टली चेंज किसी में जो होता है हम किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो क्या वो हमने ये पढ़ा है, जैसे डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कोई भी लिमिट और एक्स, है ना। तो वैसे ही जो डी एन बाई डी टी ये चेंज जो है पॉपुलेशन की वो एन की प्रोपोर्शनल है, और हम यहाँ पे आर भी लेते हैं। आर क्या है, व्हाट इज़ योर आर हमारी जो नेचुरल इंक्रीज आता है डेथ में, और वो उससे बोलते हैं बर्थ और डेथ में। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि डी एन बाई डी एन, ये मैं यहाँ पे आपको समझाती दोबारा, डी एन बाई डी टी एक इक्वल होता है एन के, है ना, ये चेंज किसी का। और एक हमने पढ़ा कि हमारा जो एन है वो बी प्लस डी है, क्योंकि इमिग्रेशन एमिग्रेशन हमने कंसिडर नहीं किया, इसका मतलब डी बाई डी टी है वो बी प्लस डी के भी है प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट लेते हैं, तो स्मॉल बी एंड कैपिटल बी हम डी एम मान सकते हैं। तो
तो क्या अब इसके प्रोपोर्शनल है तो वो दोनों के प्रोपोर्शनल है, बी के भी। सो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आ गई है कि वो आर और एन के दोनों के प्रोपोर्शनल। आपको ये समझ में भी नहीं आया तो सिर्फ आप ये रट्टा मान लेना, ठीक है। अब इसमें सबको क्या किस चीज़ को डोनेट करता है, एनओ हमें पता है स्टार्टिंग से ओरिजिनल पॉपुलेशन और टाइम टी में कितनी पॉपुलेशन में चेंज हुआ तो वो एन टी से होता है, और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है वो एन से हमारी है डिनोट होती है। तो आर आपका पता चल गया आपको, बी माइनस डी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसका नाम आ जाता है बोर्ड्स में 1 मार्क्स में, व्हाट इज आर इन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में होता है। इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये पूछ लेंगे। और एक कैरिंग कैपेसिटी भी आपको पढ़नी है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा जाता है आपका, जैसे कि मानो एक टाइम पीरियड में ये पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे चेंज हुई है। अब यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो आपकी ये यहाँ से जाती 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 इनफाइनाइट तक है कि कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो बढ़िया से चल रही है, ठीक है। और अब लॉजिस्टिक बात पे आते हैं कि रियल दुनिया क्या है, तो उसे लॉजिस्टिक होते हैं रियल वर्ल्ड को देखना, ठीक है। तो फिर इसमें क्या आता है कि इसमें हम लिमिटेशन भी करते हैं और फिर टेस्ट का ही सर्वाइवल होता है, प्रीडेशन कंपटीशन सब होता है यहाँ पे। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि एक मतलब कि एक हैबिटाट कितने मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। अब जैसे इंडिया में ज़्यादा है ना लोग, तो हमें यहाँ पे बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है हमारे, और जो बाकी की कंट्रीज़ होती हैं तो एक जो आपकी पॉपुलेशन है वो एक एरिया की स्पेसिफिक होती है कि अब मैं यहाँ पे 7 करोड़ लोगों को नहीं रख, मतलब कि एक छोटे से एरिया में यहाँ पे मैं नहीं रह सकते ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो एक पॉपुलेशन जो एक एरिया होता है स्पेसिफिक होता है कि इतने लोगों को लिए बेटर है, तो वो कैरिंग कैपेसिटी होती है वहाँ की। तो इसमें कैरिंग कैपेसिटी में जो इसकी इक्वेशन है वो ये आती है। अब कैरिंग कैपेसिटी भी कंसिडर करते हैं तो ये आते हैं, तो इसे बरहॉल्स्ट पीएल लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है, साइंटिस्ट का। नेक्स्ट आता है आपके पॉपुलेशन डेंसिटी, वो करता है आर आपका सेम है, और के इस कैरिंग कैपेसिटी जिसकी डेफिनेशन बोर्ड्स में आ जाती है। अब इसमें क्या आता है, इसका ग्राफ है ना, इसको जे शेप बोलते हैं, इसको एस शेप बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एस शेप, इसमें क्या होता है लैग फेज, एक्सेलरेटेड फेज, एसिम्पटोट आता है। लैग फेज होते हैं जिसमें अभी कम है, ठीक है, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो ज़्यादा है कैरिंग कैपेसिटी से, तो वो लैग करेगी ना, पॉपुलेशन नहीं बढ़िया नहीं है वहाँ के लिए। फिर आपका अगर बढ़िया से आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब आपको फूड वगैरह सबसे ज़्यादा अच्छे से मिल रहा है आपकी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो एक्सेलरेटेड फेज आएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी है और जो कैरिंग कैपेसिटी दोनों बराबर हो गए, इतने लोगों को खाना प्रोवाइड कर सकता है और इतने लोग ही है, तो वहाँ पे आपकी ये एसिम्पटोट आ जाता है, मतलब कि कोई कर्व नहीं आता, एकदम बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। पहले में आपको क्या याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक में क्या क्या डिफरेंसेस है, लिमिटेशन किसमें किसमें नहीं है, इसकी इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी चीज़ किसको डिनोट करती है ये, और कैरिंग कैपेसिटी और आर क्या होते हैं। और नेक्स्ट आपका जो ग्राफ है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, जे शेप और एस शेप, ठीक है, बहुत अच्छे से करना है, ये चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लाइफ हिस्ट्री देखते वेरिएशन में कि अब हर जो स्पीशीज़ है वो अपने आर को इंक्रीज़ करना चाहती है, मतलब कि जो बर्थ रेट है उसको ज़्यादा करना चाहती है, डेथ रेट को कम करना चाहती है। तो इस हिसाब से 2 हमारी स्ट्रेटजी बनाई गई है रिप्रोडक्टिव फिटनेस के हिसाब से। तो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग में बनाई गई है, या तो पूरे लाइफ टाइम में एक बार तुम बच्चे पैदा करो या फिर बहुत सारे टाइम करो। तो इसमें क्या आती है आपके बैम्बू स्पीशीज़, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट वाले में 12 ईयर्स में वो एक लाइफ टाइम में 1 टाइम आते हैं, ठीक है, बैम्बू स्पीशीज़ वो करती है, ठीक है। और ऐसे ही आपके जो एक सैल्मन फिश होती है वो भी आती है, ये याद रखना आपको। और नेक्स्ट आपका है मैनी ऑफस्प्रिंग, कितने भी करो तुम बच्चे पैदा, हम लोग यहाँ पे आते हैं, बर्ड्स मैमल सब यहाँ पे आते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 2 क्या होती है कि अब वो कितने नंबर में हम कर रहे हैं और साइज़ क्या होते हैं। तो इसमें आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड आती है। आर सिलेक्टेड होती है कि वो बहुत सारे नंबर में, मतलब जैसे कि आपके जो है पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं जितने भी होते हैं छोटे वाले, वो क्या करते हैं एग वगैरह ले करते हैं आपके, जैसे फ्रॉग वगैरह होता है, और आपके जो कॉकरोच अच्छा एग्जाम्पल है, वो क्या करते हैं लार्ज नंबर पे एग प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि हाँ अब बहुत सारे हमने कर दिए, स्मॉल साइज़ के हो जाएंगे वो करने वाले भी, और इतने सारे कर दिए कि
देख लेंगे कि ये इसमें से इतने तो जिंदा रह जाएंगे, इतने नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बल्क में करते हैं बहुत सारे, ठीक है। एक सी हॉर्स है आई थिंक, हाँ, जो आप उसका वीडियो देखना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि सी हॉर्स में कैसे आपके ये फिनोमेना होता है, ठीक है। और एक होता है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं जो कि हाँ कितने ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे तुम, 10 कर लोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे ना, इतने कर लेते हैं लिमिटेड नंबर में, और साइज उनका ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और इसमें केयर नहीं करते वो, इसमें केयर करते हैं, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लॉस होती है, और लोग इंसान क्या करते हैं सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को इसमें निकाल देते हैं। फिर आता है इसमें एग्जाम्पल, ये आपकी याद रखना, आपको सेस्टर एंड पैसिफिक जो पेलेजिक फिशेस होती है, ये आपकी बोर्ड्स के लिए मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगता, बट आपको बस देख लेना है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए बता दिया, नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। फिर पॉपुलेशन इंट्रैक्शन आता है, देखो कोई भी जो स्पीशीज़ है इस दुनिया में वो ऐसी नहीं है कि वो अकेली सर्वाइव कर सके, उसे किसी न किसी की ज़रूरत होगी, बस मानो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे फीड करने की भी, किसी को मार के खाने के लिए तो किसी की ज़रूरत होगी ना। आपके प्लांट्स हो, हर्बीवोर हो, वो भी नहीं कर सकते, प्लांट्स भी कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कुछ उनमें अगर जो होती है आपकी, अगर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, अगर जो, तो उसकी जो सोइल है वो नहीं ले पाएंगे ना वहाँ से इतने मिनरल्स, इसलिए हर एक स्पीशीज़ को ज़रूरत होती है दूसरी स्पीशीज़ की, इसलिए हमें इंट्रैक्शन पढ़ते हैं कि ये कैसे हमारी एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ की एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन है, ठीक है, बोल चाल मार। तो ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपके इस पूरे चैप्टर में जो कि आपको आनी चाहिए। तो इसमें हम 6 टाइप के इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। एमेंशलिज्म वैसे नहीं दे रखा हमारी बुक में, ये आपको याद रखना है कि म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है, कंपटीशन है तो दोनों को ही नुकसान होगा, प्रेडेशन है या पैरासिटिज्म है एक को फ़ायदा एक को नुकसान होगा, ठीक है। प्रे होता है जिसपे अटैक कर रहे होते हैं वो, या फिर होस्ट उसे बोलते हैं, और कमेंशलिज्म में एक को फ़ायदा होता है एक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंपॉर्टेंट कौन से, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कमेंशलिज्म में भी है, उससे ज़्यादा ये इतनी नहीं है, ठीक है। पैरासिटिज्म में इम्पोर्टेंट क्यों है तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीडेटर जो होते हैं, जैसे कि आपका लायन डियर को खाता है, स्पैरो सीड को खाता है, हर्बीवोर ग्रास को खाता है। अब ये नहीं है कि प्रीडेटर ज़्यादा ये है क्योंकि ये डियर को खाता है और ये तो ग्रास को खाता है तो ये अच्छा है, नहीं, दोनों ही बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉन लिविंग थिंग को खाए लिविंग थिंग को खाए, ठीक है। तो जो 25% जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो फाइटोफेगस होते हैं, प्लांट को ईट करने वाले होते हैं, ठीक है। अब एक गोट भी उतनी है जितनी लायन है, वैसे आपका गोट भी है। प्रीडेशन में क्या होता है कि ये अब आपको कंट्रोल करता है या फिर चैनल प्रोवाइड करता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, इसी की मदद से हमारी जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, इसने इसको खाया इसने उसको खाया तभी तो वो ट्रांसफ़र होती है ना एनर्जी, 10% लो। और ये क्या करता है, प्रे की पॉपुलेशन जिस पे फीड करते हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और एक्जोटिक स्पीशीज़ होती है, कई बार क्या होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है जब तक उसका प्रेडेटर नेचुरल ना हो, जैसे कि क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1920s में कि प्रिकले पियर कैक्टस था जो कि इन्वेजिव बन गया था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा उसकी अमाउंट हो गई थी, क्यों हो गई थी, क्योंकि उसको जो मारने वाला जो मोथ था वो वहाँ पे नहीं था नेचुरल प्रेडेटर, तो इसलिए ये होने ज़रूरी है, जितना आपका डियर ज़रूरी है आपके लिए उतना लायन ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बैलेंस कैसे करता है, हमारे अर्थ ने खुद देख रखा है कि ना लायन से एक जंगल में 1-2 होंगे, मतलब 3-4 जितने भी होंगे, डियर बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये उनका काम है सब देखना, ठीक है। और इसलिए नेचुरल आपके जो होते हैं प्रीडेटर वो होना ज़रूरी है तब तक, ना कि एक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, जो हमने एग्रीकल्चर में जैसे यूज़ कर देते हैं, पेस्ट कंट्रोल, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि मेंटेन करने को हेल्प, डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि क्या हुआ था अमेरिका में, ये ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है, एक पैसिफिक कोस्ट में एक स्टारफिश थी, इसे पिजास्टर बोलते थे, स्टारफिश पिजास्टर, जो कि क्या करती थी, हमने उसको वहाँ से रिमूव कर दिया 1 साल के लिए, तो हमने क्या देखा, जैसे हमने उसको रिमूव कर दिया तो 10 से ज़्यादा जो इनवर्टिब्रेट की जो स्पीशीज़ थी वो गायब हो गई वहाँ से। तो
तो क्यों हो गई? जब तक वो नहीं थी, जब तक वो थी तो इतना कंपटीशन नहीं होता था, मानो कि सब डर के रहते थे, एक टाइम पे कोई उसकी वजह से वहाँ पे रहता था, वहाँ पे रहता था। अब किसी का डर ही नहीं है, तो वो आपस में लड़ लड़ के मर गए, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी। फिर आता है कि प्रेडेटर आपका प्रूडेंट होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं है कि वो आपकी प्रे की पॉपुलेशन को इतना ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं, जैसे कि हम इंसान करते हैं, हमारी नेचर को इतना हमने कर दिया कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसलिए प्रेडेटर है जो लायन वगैरह, उनकी तरह प्रूडेंट होना चाहिए कि उसको ख़त्म ही ना कर दे हमारी प्रे की स्पीशीज़ को। अब प्रे की स्पीशीज़ ने भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म इसके रिगार्डिंग अपनाए हैं ताकि वो जिंदा सर्वाइव कर सके, ठीक है। सो एनिमल्स में और प्लांट्स में दो में है। अब देखो ये आपका सिंपल सी बात है, आपको ये अच्छे से मैंने दे रखा है, ये आपको याद करना है, ये ज़रूरी है। कोमोलॉगिज मतलब होता है कि आप जैसे कि आपने वो देखा होगा ना, एग्जाम्पल 7 नंबर जो चैप्टर उसमें दे रखा है कि नेचुरल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कि प्लांट के साथ जो ट्री की बार्क है उसके साथ वो जो मौत होता है वो वैसे हो जाता है ताकि वो दिखाई ना दे। तो वही है ब्लेंडिंग एनवायरनमेंट है। जैसे आपकी गिरगिट रंग बदल लेती है, वो मिमिक्री करना, किसी ऑर्गेनिज्म को कॉपी करना। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि अरे ये तो सलमान खान की मिमिक्री करेगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो डेंजरस है, जो बाहर से दिखती है ऐसी है कि उसे कोई खाता नहीं है क्योंकि वो पॉइजनस है, तो उसकी तरह कॉपी कर लेना, अपने आप को बनाना वैसा कि हम भी वैसे लगे। पॉइजनस में आती है आपके मोनार्क बटरफ्लाई। उसमें क्या हुआ था कि वो पॉइजनस है, अब जैसे इसे प्रे खाता है वो मर जाएगा क्योंकि उसने लार्वा जो स्टेज थी उसमें उसने पॉइजनर वो ईट कर लिया था, इसलिए वो पॉइजनस होती है, ठीक है। तो जो लार्वा होता है वो पॉइजनस लीफ को खाता है, इसलिए वजह से वो पॉइजनस हो जाती है। आपका जो प्लांट आते हैं उसमें थॉर्न्स आते हैं जैसे बचाने के लिए अपने आप को, तो कैक्टस वगैरह कैशिया का सबसे अच्छा एग्जांपल है थॉर्न्स के लिए, तो काटे वाटे। डेंजरस केमिकल, अब हमने इन डेंजरस केमिकल्स को भी ना अपने के लिए यूज़ कर लिया, तो कार्डियोग्लाइकोसाइडेज, आपको ये नाम तो अच्छे से याद रखना है क्योंकि निकोटिन, कैफीन और ये जो भी है ये सब रिलीज़ किए। अब निकोटिन वगैरह का तो हमने क्या किया, प्लांट ने यूज़ तो किए थे हमें हार्मफुल करने के लिए, हमने तो उनको अच्छे से तंबाकू में लेना शुरू कर दिया, कैफीन को कॉफ़ी में लेना शुरू कर दिया। तो इंसान कुछ भी कर सकता है, वो बेचारे प्लांट को क्या पता था ये ऐसे ऐसे पैसे भी कमा लेगा। नेक्स्ट आता है आपका कमेंट सीरीज में मैं पढ़ा लेती हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें का सी से आपको याद रखना सी फॉर कैटायन, तो इसमें दोनों को, एक को बेनिफिट होगा एक को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसमें ना आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना, आपको ये पता चल गया इसमें क्या होता है, एक को बेनिफिट एक को नहीं होता। तो ये सी एनेमन और एक क्लोन फिश का है। कैसे? सी एनेमन के ना ये बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं जो कि यहाँ पे अगर उसको कोई आए तो वो मतलब मार देता है उससे। और एक क्लोन फिश है, वो उस बेचारी को बहुत ज़्यादा डर रहता है कि उसे कोई मार ना दे, तो वो यहाँ पे आके छुप जाती है। अब कोई भी इसके पास नहीं आता क्योंकि इसके टेंटिकल से मर जाएगा। इसमें इसको फ़ायदा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए तो आ जा बहन तू, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट आता है आपका कैटल और इग्रेट का, तो आपको एग्जाम्पल मस्ट याद करने हर एक के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी कैटल है, कैटल अच्छी नहीं बनाई मैंने, बस मान लो ये ग्रास खा रही है। अब जैसे वो ग्रास खाती है, इसके ऊपर से यहाँ से इंसेक्ट है वो झड़ जाते हैं। अब हमारी जो इग्रेट है वो इसके पीछे पीछे घूमती रहती है ताकि जैसे ये जाए वो खा ले इसके ये जानवरों को, छोटे छोटे को, ठीक है, इंसेक्ट्स को। तो इसमें काऊ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना खा रही मज़े से, इसको फ़ायदा हो गया उसकी वजह से। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्किड एपिफाइटिक और मैंगो का, ठीक है। पहले मैंगो ट्री था और आपका सनलाइट थी, ये जो ऑर्किड एपिफाइट ऑर्किड है मान लो, ये यहाँ पे ग्रो करता था तो उसको सनलाइट नहीं मिलती थी। एपिफाइट मतलब कि किस ऊपर जगह पे रहने वाला, अब वो वहाँ पे रहने लग गया मैंगो से। अब ये मैंगो ऐसे नहीं है कि इसके लिए प्रीडेटर है, नहीं, या फिर इससे पहला साइट है इसके लिए, बट वो वहाँ पे रहता है। इसको क्या होता है, इसको सनलाइट मिल जाती है जिससे वो जिंदा रह लेता है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई रह ले, ऐसा बढ़िया है। नेक्स्ट आपका आता है बार्नेकल्स एंड वेल्स। तो बार्नेकल्स को अब खाने के लिए प्रॉब्लम होती थी, अब वो इसके पीठ पे बैठ के चले जाते हैं, वेल घूमती रहती है वहाँ पे, अच्छे से खाना वाना ढूंढ लेते हैं अपना, और इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, ओके।
ये 3-4 और बचे हैं। सबसे पहले पैरासाइटिस में पढ़ते हैं। पैरासाइट क्या होता है, या तो एंडो हो सकते हैं, एक्टो हो सकते हैं, या फिर ब्रूड होते हैं। एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर रह के हार्म करे, एक्टो बाहर रह के बॉडी के ऊपर हार्म करे, और ब्रूड एक अलग आता है। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे लीवर फ्लू का आपका टेपवर्म है, एस्केरिस है, प्लाज्मोडियम है, ये सब आते हैं। इसमें आप ये याद रख सकते हो कि टेपवर्म के 2 होस्ट होते हैं, पिग और ह्यूमन। प्राइमरी ये होता है, सेकेंडरी होता है। एस्केरिस के ह्यूमन होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम के भी 2 होते हैं, ह्यूमन और मॉस्किटो। तो जिसमें उसकी सेक्सुअल साइकिल होती है वो उसका फर्स्ट होता है, ठीक है, होस्ट। और नेक्स्ट आपका आता है, आपको सिर्फ इस पे यही देखना है। नेक्स्ट आपका आता है एक्टोपैरासिट में, जो वही उसके ऊपर रहता है, जैसे लाइस होती है, चूहे होती है सर में, और जो टिक्स होते हैं डॉग्स पे, जो उससे हाँ उसको उसको खाते हैं, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब उसकी बॉडी पे रह के। और कस्काटा जो मैंगो ट्री पे होता है, उसका क्या होता है कि इसकी ऐसा होता है कि कस्काटा कि उसके ऊपर क्लोरोफिल नहीं होती, और मैंगो पे रह के ये वहाँ से क्लोरोफिल उसकी चुरा लेते हैं। फिर कोपोड्स होते हैं फिश में, ठीक है। ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं, इसमें कुछ है नहीं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस इसमें ब्रूड है कि क्या होता है कि जो क्रो होता है वो अपने एग्स को तो पालता है ही, और कोयल कुकू क्या करती है कि वो अपने वालों को जो एग्स होते हैं वो इसके में चली जाती है, और वो मॉर्फोलॉजिकल अब सेम दिखते हैं इसके क्रो और इसके जो अंडे हैं। तो वो बेचारा इनको भी सारे टाइम जो इनको हीट करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, सब वो इसे प्रोवाइड करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। बाद में उसे पता चलता है ये तो नाजायज़ है। बस यही है इसमें। और पैरासाइट ने क्या किया, ये जो बॉडी में रहते हैं उन्होंने ना कुछ एडेप्टेशन बना ली है, वो आप देख सकते हो। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि उनकी आइज़ नहीं हो सकती है, जैसे हमारे पेट में अगर इंटेस्टाइन में स्कैरिस है तो उसकी बता रही हूँ, वहाँ पे सांस नहीं ले सकता, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर ली। और सक्कर्स वगैरह लगा ले, उसे करना क्या है, बस सक करना है ना। तो ये देखो, ये सक्कर्स वगैरह लगा ले, यहाँ से वो इंटेस्टाइन को नोच के खाता रहता है। एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, बस उसे क्या पहले से बढ़िया सा डाइजेस्टिव फूड मिल रहा है, तो इसलिए उसे एलिमेंट्री कैनाल की क्या जरूरत है, सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है बस अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, इसलिए उसके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, माउथ वगैरह भी नहीं होता है, एनस भी नहीं होता, ठीक है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था पैरासाइट्स का। म्यूचुअलिज्म थोड़ा अच्छा है, म्यूचुअलिज्म में वैसे आपने पढ़ा हो रखा है, ठीक है। दोनों को फ़ायदा होता है, ऑब्लिगेट होता है और फैकल्टेटिव होता है। ऑब्लिगेट में मतलब कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, ऐसा ही उन्हें करना पड़ता है। फैकल्टेटिव में उनके पास चॉइस होती है, ठीक है। अब लाइकन्स, और ये आपने पढ़ा होगा ग्रीन एल्गी की एसोसिएशन होती है फंगस के साथ, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है। ग्रीन एल्गी को क्या होता है कि वो उससे मिल जाता है फंगस से पानी, और मतलब ये देख लेना, पर्पल से मैंने बनाया तो उससे पानी मिल रहा है, और जो ग्रीन एल्गी है वो फंगस को बदले में स्टार्च दे देती है, ठीक है, खाना होता है। और माइकोराइजा होती है, वो एसोसिएशन होती है आपकी कोई भी एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं उनकी फंगस के साथ। तो ये एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म आपका मान लो कोई है, और यहाँ पे फंगस लग गई, तो फंगस क्या करती है, इसे हेल्प करती है पानी का एब्जॉर्ब करने में, और ये इसको बदले में खाना दे देता है, स्टार्च दे देता है। दोनों में फंगस है, स्टार्च देगा, पानी है उल्टा, ठीक है। ग्रीन एल्गी इसमें, और इसमें एंजियोस्पर्म प्लांट आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिनेटर। पॉलिनेटर में क्या होता है, कोइवोल्यूशन हुआ, मतलब कि एक के वगैरह दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। फिग ट्री और वास्प का जैसे होता है कि उसमें ऐसा है कि इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें सिर्फ ये वास्प ही जा सकता है इसके अंदर। अब क्या होता है कि ये इसको पॉलिनेट कर देता है ना, पॉलिनेशन करवा देता है एक जगह से दूसरी जगह से, मतलब ये आराम से यहाँ पे रहता है। और ये फैक्ट्री क्या करता है, इसको अच्छे से, ये इसके बदले में इसको अपना यहाँ से न्यूट्रिशन ले लेता है। आपका जो पॉलिनेटर होता है वहाँ पे अपने एग को अच्छे से ले वगैरह करके अच्छे से पाल लेता है उसके, और इसको क्या फ़ायदा होता है, वो इसकी पोलिनेशन करवा देता है, ठीक है। ये उन दोनों में फ़ायदा होता है, ये इसको दोनों चीज़ें करवाता है, जगह भी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन भी देता है, और ये इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। सेक्सुअल डिज़ाइड आती है एक नेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट है ऑर्किड, जिसको मेडेरियन ऑर्किड बोलते हैं, उसकी जो पेटल्स है वो इस तरह से अरेंज है, ये देखो कि एक पेटल ऐसे अरेंज है उससे वो ऐसे लगता है कि वो एक फीमेल है, फीमेल भी, तो मेल भी को लगता है कि वो फीमेल भी है, और वो उसे फीमेल भी समझ के वो सूडो कॉपुलेशन हो जाती है
कर देते हैं, कॉपुलेट कर देता है। इससे क्या होता है, इसकी डिसाइड कंप्लीट हो गई, इसको वैसे अच्छा मिल गया। और इसको क्या होता है कि इससे करने से इसकी बॉडी पे सीड वगैरह चले जाते हैं, वो दूसरे प्लांट वगैरह पे जाएगा तो ये पोलिनेट हो जाता है। कंपटीशन क्या होता है आपको पता है कि इसमें जो आपका एक है डोमिनेट कर लेता है दूसरे वाले के सामने, वो कंपटीशन हो जाता है। हम भी नीट के लिए पढ़ रहे हैं, ये कंपटीशन ये इतने सारे में सबको तो नहीं मिलेगा ना, जो बेस्ट होगा उसको मिलेगा, ठीक है। और तो डार्विन ने क्या कहा था, जैसे कंपटीशन दो टाइप के होते हैं, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब जैसे इंटरनेशनल आपकी कंट्रीज होती है तो वो दो के बाहर दो स्पीसीज मतलब अलग अलग के बीच में होता है। इंट्रा मतलब सेम के बीच में होता है कुछ, ठीक है, रिलेटेड। तो उसने बोला था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा सीवियर है, बट बाद में पता चला कि इंट्रा ज़्यादा सीवियर है। जैसे देखो इंटर में दो मैंने आपके ले लिए कोई भी प्लांट, आपका एक ले लिया क्रोकोडाइल ले लिया, एक आपका ले लिया ह्यूमन ले लिया। अब दोनों में क्या कंपटीशन हो सकता है, उनमें इतना नहीं होगा, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत हो सकता है बट इतना नहीं है कि अब उसी में रहने वाले जानवरों को क्रोकोडाइल के साथ कॉम्पिट करना पड़ता है ना, खाने के रिसोर्स में कुछ में भी हम आ सकते हो, तो वो ज़्यादा सीवियर होगा। अब मिथ क्या होता है कि एक ये भी है कि वैसे क्लोजर रिलेटेड में ज़्यादा आपका ये होता है। जैसे मैंने बता रही हूँ, डार्विन ने एग्जांपल क्या दिया था कि ऐसा नहीं है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी वैसे होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लेमिंगो या उसके ना जो गैलोपेज मतलब उसने जो पढ़ा था वो आपको आगे आएगा वैसे तो टोर्टोइज वाला, बट ये वाला भी एक एग्जांपल है कि फ्लेमिंगो है वो साउथ अमेरिका के लेक्स में रहता था। अब वो फिश और वो दोनों एक ही स्पीशीज़ को अब वो है तो क्लोज रिलेटेड नहीं है, फ्लेमिंगो अलग आपकी फ़िश अलग है, बट उनके पास रिसोर्स क्या था, एक जूप्लैंक्टन, तो उसके लिए वो दोनों कॉम्पीट करते थे। इसलिए ज़रूरी नहीं है दो सेम के बीच में मतलब क्लोज रिलेटेड के बीच में ही हो। अब फ्लेमिंगो और फिश का कोई रिलेशन नहीं है, बट कॉम्पीट किसके लिए कर रहे हैं, अपने खाने के लिए जो सेम है, तो वो इंटर स्पेसिफिक में आता है। नेक्स्ट आपका मिथ होता है कि तभी होगा जब रिसोर्सेज कम होना तभी कंपटीशन होता है, पर ट्रुथ है कि ऐसा नहीं होता। बस एक की फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा हो दूसरी से बहुत ज़्यादा हो तब भी वो इफ़ेक्ट करता है। जैसे कैसे, एक गैलोपेगोस आइलैंड में आपके अब्लिंगडन टर्टोइज थे, कछुए थे और आपकी गोट थी। तो जो कंपटीशन था इनके बीच में अब दोनों क्लोजली रिलेटेड नहीं है, बट कंपटीशन किस चीज़ को लेके है, खाने को लेके। अब दोनों में ये नहीं था कि रिसोर्स लिमिटेड है, नहीं है, रिसोर्स अच्छे से है, बट क्या हुआ कि इनकी जो एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा थी, वो ज़्यादा जल्दी खा लेते थे बेचारे, ये कछुए धीरे धीरे चलते थे, नहीं खा पाते थे, इसलिए एक टाइम बाद में वहाँ से एक्सटेंट हो गए, ठीक है, ऐसा मान। और ये वहाँ पे अच्छे से डोमिनेट कर गई, इसलिए ये भी हो सकता है। इसलिए गोज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है कि जो लिमिटेड रिसोर्स होता है, इन केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स द सुपीरियर कॉम्पिटिटिव स्पीशीज आर लिमिटेड द इन्फीरियर वन। इसमें ये आपने बताया, जैसे लिमिटेड रिसोर्स था आपका खाना, तो इसमें जो सुपीरियर होती है जैसे गोट है उसके पास एडवांटेज है वो भागने का, तो वो डोमिनेट कर जाती है इन्फीरियर को। ये उसने एग्जांपल दिया था गोज में। बट नेक्स्ट आपका आया मैक अर्थर, उसने क्या बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज़ हो लिमिटेड रिसोर्स में वो एक साथ ना रह पाए। उसने बताया कि जो आपका इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होता है वो में भी जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो जैसे कि उसने बताया कि एक ट्री है, यहाँ पे ना 5 अलग अलग तरह की वार्बलर की पॉपुलेशन रहती थी, चिड़ी मतलब मान लो चिड़िया जैसी कुछ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो 5 एक ट्री पे रहती है, बट उन्होंने अपने फॉरेजिंग एक्टिविटी में इतना चेंज कर लिया कि वो विदाउट कॉम्पिटिंग वो आराम से रह लेती है। अब थी वो क्लोज रिलेटेड, बट उन्होंने क्या किया, जैसे कि एक वेजिटेरियन होगी, एक नॉन वेजिटेरियन, एक उस पर जो फ्रूट लगते हैं वो खा लेती होगी, एक उसके इंसेक्ट खा लेती होगी, एक क्या करती होगी कि हाँ चल बहन सुबह खा ले, मैं रात को खा लेती हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने ऐसा सर्वाइव किया कि वो को इवोल्यूशन का ऐसे हम एग्जांपल कहते हैं, ठीक है। तो डार्विन के हिसाब से कौन सा ज़्यादा सीवियर था, इंटर वाला, ये आपको याद रखना है। इंटर वाले में क्या होता है, एग्जांपल फ्लेमिंगो वाला और फिश वाला जो जूप्लैंक्टन में करते हैं, और टोर्टोइज वाला गोट वाला आपको याद रखना है, जो कि ब्राउजिंग एफिशिएंसी के ऊपर, खाने की एफिशिएंसी के ऊपर है। तो ये आपका ये दे रखा है इसने एग्जाम्पल, ये
की है कि अगर कोई जो इसमें जो सिंपल सी बात बोल रखी है कि एक स्पीशीज़ जो कि एक दूसरे की स्पीशीज़ की वजह से उसमें रेस्ट्रिक्शन है, वो अगर दूसरी स्पीशीज़ जिसकी वजह से है अगर हम उसे निकाल देंगे तो वो अच्छे से एक्सपेंड कर लेगी। जैसे कि आप में होता है कि घर में 2 बच्चे हैं। अब जो बड़ा छोटा वाला वो ज़्यादा शैतान होता है, वो बढ़िया से सब कुछ करता है। बट अगर छोटा वाला किसी दिन घर से निकल जाए, मतलब या फिर बड़ा वाला घर से चला जाए, तो ज़्यादा एफिशिएंसी वो अपनी शो कर ये फालतू एग्जांपल था, बट एग्जांपल आपको ये यहाँ का याद रखना है कि ये जो एग्जांपल था कोलन सिगलेन फील्ड में क्या हुआ था, मेंथस में सुपीरियर ये थे और ये डोमिनेट करते थे इनको। बट हमने क्या किया, कुछ टाइम बाद में इनको निकाल दिया वहाँ से, तो ये इसकी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन बढ़ गई। ये ठीक है, एग्जांपल इसका दे रखा है। एमेंसिलीज में कुछ नहीं होता, एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। इसमें ना कोई भी वन स्पीसीज़ हार्म होती है दूसरी वजह से। और इसका एग्जांपल वैसे हमारे एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा दे नहीं रखा, बट एंटीबायोटिक्स आप इसमें समझ सकते हो, वो आती हैं। आपको इसमें ये क्या याद रखना है, एक तो ये जो ग्रोथ मॉडल्स थे, वो जो लॉजिस्टिक वाला था और ये एक्सपोनेंशियल वाला था, ये अच्छे से पढ़ना है। और ये कंपटीशन, प्रिडेशन और आपका पैरासिटिज्म में ये अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड आपको कौन सा चैप्टर का जल्दी वीडियो चाहिए आप कमेंट से बता सकते हो, अदरवाइज़ मैं यही है कि कॉलेज कंप्लीट कराऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी सजेशन हो आपके, ओपन है देने के लिए, ऐसे चेंज करना है वीडियो में, वैसे चेंज करना है, कैसे कंफर्टेबल हो आवाज़, तो आप बता सकते हो। ये थैंक यू सो मच यार, मैं कुछ नहीं बोल सकती। लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।